एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट्स को रटने के बजाय समझते हैं। आज का हमारा एपिसोड क्लास 8 वोकेशनल एजुकेशन यानी सीबीएसई क्लास 8 के चैप्टर हाइड्रोपोनिक्स ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल पर है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रखो, लेकिन चाहो तो इसे बस सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। और आज की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से। जयपुर की अनन्या ने स्कूल प्रोजेक्ट में देखा कि मिट्टी के बिना भी पौधे उग सकते हैं। पहले उसे लगा कि पौधों के लिए सॉइल ही सबसे जरूरी है, लेकिन जब उसने वाटर सॉल्यूशन, विक और फ्लोटिंग कप्स के बारे में समझा तो उसका सवाल बदल गया। प्लांट को वास्तव में सॉइल चाहिए या सॉइल के थ्रू मिलने वाली कंडीशंस? इसी सवाल को हम पूरे एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। हम पहले देखेंगे कि बढ़ती फूड डिमांड और सॉइल डिग्रेडेशन हाइड्रोपोनिक्स को इंपॉर्टेंट क्यों बनाते हैं। फिर डेफिनेशन, एसेंशियल ग्रोथ कंडीशंस, माइक्रोग्रीन्स, विग बेस्ड सिस्टम, डीप वाटर कल्चर यानी डीडब्ल्यूसी और न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक यानी एनएफटी समझेंगे। उसके बाद कंपोस्ट टी, पीएच, वाटर क्वालिटी, सेफ्टी प्रिकॉशंस और प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स आएंगे। बीच बीच में तुम प्रिडिक्शंस और एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो नोटबुक में चैप्टर का नाम लिखो और उसके नीचे एक लाइन, प्लांट्स विदाउट सॉइल बट नॉट विदाउट नीड्स। यह लाइन बहुत यूजफुल है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स का मतलब यह नहीं कि पौधों को किसी सपोर्ट, वाटर, लाइट या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होगी। बस इन नीड्स को पूरा करने का तरीका सॉइल से अलग होगा। एक सेकंड सोचो, सॉइल हटाने पर सबसे पहली डिफिकल्टी क्या आ सकती है? अच्छा आंसर हो सकता है रूट्स को सपोर्ट कैसे मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे और पानी का बैलेंस कैसे रहेगा। चैप्टर इसी रीजनिंग को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में बदलता है। तुम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ते, तुम सिंपल हाइड्रोपोनिक यूनिट एस्टैब्लिश करते हो, माइक्रोग्रीन्स ग्रो करते हो, ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर तैयार करते हो और वाटर का पीएच मेंटेन करना सीखते हो। अब बड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। फार्मर्स हेल्दी फूड को कम समय में उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ने पर फूड की डिमांड भी बढ़ती है। ज्यादा फूड के लिए ज्यादा लैंड चाहिए। अगर फॉरेस्ट को फार्मिंग लैंड में बदला जाए तो डिफॉरेस्टेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और क्लाइमेट चेंज में योगदान बढ़ता है। इसलिए एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस को प्रोडक्टिव होने के साथ एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है सॉइल डिग्रेडेशन। जब एक ही लैंड को वर्षों तक लगातार यूज किया जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं और लैंड कम प्रोडक्टिव हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स का हैवी यूज सॉइल क्वालिटी को और डिग्रेड कर सकता है, क्योंकि कई फर्टिलाइजर्स में केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। एग्जाम में सॉइल डिग्रेडेशन की डेफिनेशन और उसके कारण पूछे जा सकते हैं। लेकिन सॉइल डिग्रेडेशन का कारण सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है। विंड और रेन से इरोजन, इंडस्ट्रियल ड्रेनेज से वाटर पोल्यूशन, माइनिंग एक्टिविटीज से लैंड डिग्रेडेशन और इरिगेशन में एक्सेसिव वाटर यूज भी फार्मिंग लैंड और प्रोड्यूस की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। यहाँ आंसर लिखते समय केवल एक कारण मत लिख देना। क्वेश्चन अगर कॉजेस पूछे तो 2 या 3 अल्प पॉइंट्स देकर एक्सप्लेनेशन जरूर दो। सोर्स कॉन्टेक्स्ट में भारत में लगभग 33% टोटल जियोग्राफिकल एरिया सॉइल डिग्रेडेशन से अफेक्टेड बताया गया है, यानी लगभग 109 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड की सॉइल क्वालिटी डिक्लाइन कर रही है। ये नंबर याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग समझना है। फर्टाइल फार्मिंग लैंड सीमित है, इसलिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन है तो 33% और 109 मिलियन हेक्टेयर्स दोनों क्लियर लिखना। सस्टेनेबल फार्मिंग का गोल क्या है? ऐसा फूड प्रोड्यूस करना जो ह्यूमंस के लिए हेल्दी हो और एनवायरनमेंट पर मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। हाइड्रोपोनिक्स इस डिस्कशन में इसलिए आता है क्योंकि इसमें प्लांट्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डायरेक्टली न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन से नरिश किया जा सकता है। यानी फोकस सिर्फ ज्यादा उत्पादन पर नहीं, रिसोर्स यूज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज को मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के माध्यम से एनकरेज कर रही है। एग्जाम में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट का पॉइंट आए तो मिशन का नाम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से उसका कनेक्शन लिख सकते हो। ये चैप्टर वोकेशनल एजुकेशन में इसलिए भी यूजफुल है क्योंकि इसमें साइंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल स्किल्स साथ आते हैं। एक क्विक चेक, अगर कोई कहे कि हाइड्रोपोनिक्स केवल सिटीज के लिए है
तो क्या ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही है? एक सेकंड सोचो। सही बात यह है कि हाइड्रोपोनिक्स सिटीज में अर्बन फार्मिंग के लिए यूजफुल है, खासकर जहां लैंड लिमिटेड है। लेकिन चैप्टर इसे जनरली सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के रूप में डिस्कस करता है, इसलिए केवल सिटीज तक इसे लिमिट मत करना। अब प्रिसाइज डेफिनेशन। हाइड्रोपोनिक्स प्लांट्स को सॉइल के बजाय न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन में ग्रो करने की मेथड है। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली वाटर सॉल्यूशन से रिसीव करते हैं। यही डायरेक्ट और कंट्रोल्ड न्यूट्रिएंट डिलीवरी इसे प्रिसिशन फार्मिंग टेक्निक भी बनाती है। एग्जाम आंसर में मेथड, न्यूट्रिएंट रिच वाटर और सॉइल के ऑल्टरनेटिव, ये 3 कीवर्ड जरूर होने चाहिए। हाइड्रोपोनिक्स शब्द ग्रीक वर्ड्स हाइड्रो और पोनोस से बना है। हाइड्रो का मीनिंग वाटर है और पोनोस का मीनिंग लेबर या टॉयल। ये वोकैबुलरी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करना पर्याप्त नहीं। इसे कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट होता है कि इस मेथड में वाटर सॉल्यूशन सेंट्रल रोल निभाता है। हाइड्रोपोनिक्स में न्यूट्रिएंट्स वाटर में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ऐड किए जा सकते हैं, इसलिए फार्मर न्यूट्रिएंट सप्लाई को ज़्यादा प्रिसाइसली मैनेज कर सकता है। ट्रेडिशनल सॉइल फार्मिंग में रूट्स सॉइल से मिनरल्स अब्जॉर्ब करती हैं, जबकि हाइड्रोपोनिक यूनिट में मिनरल्स वाटर सॉल्यूशन में अवेलेबल होते हैं। ध्यान रहे, सॉइल हटाने का मतलब न्यूट्रिएंट्स हटाना नहीं है। न्यूट्रिएंट्स का सोर्स और डिलीवरी सिस्टम बदलता है। हाइड्रोपोनिक्स वर्टिकल या मल्टी स्टोरी फार्मिंग भी अलाउ करता है। प्लांट्स को स्टैग्ड लेयर्स में ग्रो करके वर्टिकल स्पेस यूज किया जा सकता है और कम जगह में ज्यादा फूड प्रोड्यूस किया जा सकता है। यही फीचर अर्बन फार्मिंग में खास यूजफुल हो सकता है। रिसर्कुलेटिंग वाटर और फर्टिलाइजर्स भी वेस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट को मैनेज किया जा सकता है। लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है और हाइड्रोपोनिक यूनिट पॉलीहाउस जैसे सेटिंग में रखा जा सकता है। एग्जाम में एडवांटेजेस पूछे जाएं तो स्पेस यूटिलाइजेशन, वाटर और फर्टिलाइजर रिसर्कुलेशन, प्रिसाइज न्यूट्रिएंट्स, क्लाइमेटिक कंट्रोल और अर्बन फार्मिंग जैसे पॉइंट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करना। अब तक फर्स्ट मेजर आइडिया कवर हो चुका है। हाइड्रोपोनिक्स एक सॉइल लेस मेथड है, लेकिन प्लांट की बेसिक नीड्स वही रहती है, बस सिस्टम उन्हें अलग तरीके से फुलफिल करता है। एडजी में ऐसे मोमेंट पर एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चन से खोलना यूजफुल होता है। अगर न्यूट्रिएंट्स वाटर में हैं, तो रूट्स उन्हें कैसे लेंगी? इसी तरह अपने आंसर को रीजन के साथ टेस्ट करो। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल और वाटर जैसी कंडीशंस चाहिए। हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन बाकी कंडीशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए हाइड्रोपोनिक यूनिट का बेसिक क्वेश्चन ये है, सॉइल के बिना जर्मिनेशन, सपोर्ट, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड होंगे? जर्मिनेशन के लिए सीड्स वाटर अब्सॉर्ब करते हैं और जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू होती है। सॉइल जरूरी नहीं, क्योंकि सीड्स को सोक करके भी जर्मिनेट कराया जा सकता है, जैसे स्प्राउट्स बनाते समय। यहाँ कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स जर्मिनेशन को सॉइल का डायरेक्ट रिजल्ट मान लेते हैं। एक्चुअली शुरुआती प्रोसेस में वाटर अब्जॉर्प्शन की कंडीशन है। फिजिकल सपोर्ट के लिए सॉइल में रूट्स प्लांट को होल्ड करती हैं। हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स फ्लोटिंग शीट्स या नेट पॉट्स पर रखे जाते हैं, जिससे प्लांट्स वाटर के ऊपर सपोर्टेड रहें। यह आंसर का इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। सॉइल में रूट सपोर्ट देती हैं, जबकि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में फ्लोटिंग शीट, नेट पॉट या प्लांट कप सपोर्ट देता है। सनलाइट प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। हाइड्रोपोनिक्स में सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट दोनों यूज की जा सकती है। आर्टिफिशियल लाइट का मतलब ये नहीं कि कोई भी लाइट ऑटोमेटिकली पर्याप्त होगी। चैप्टर सिंपली सनलाइट और आर्टिफिशियल लाइट के यूज को बताता है। इसलिए आंसर में फोटोसिंथेसिस का कनेक्शन लिखना, लेकिन अनसपोर्टेड एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड मत करना। न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉइल में प्लांट रूट्स मिनरल्स अब्जॉर्ब करती हैं। हाइड्रोपोनिक्स में मिनरल्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वाटर में ऐड किए जाते हैं और रूट्स उन्हें अब्जॉर्ब करती हैं। इस डायरेक्ट सप्लाई की वजह से हाइड्रोपोनिक्स को प्रिसिशन फार्मिंग टेक्निक कहा जाता है। ये डेफिनेशन और रीजन एक साथ लिखोगे तो आंसर ज्यादा कंप्लीट लगेगा। सॉइल की जगह ग्रोथ मीडिया यूज हो सकते हैं। चैप्टर में कोको कॉयर, कोको पीट, ग्रैमल, सैंड, रेड ब्रिक या क्ले, पेबल्स, रॉक वुल और वर्मी कंपोस्ट जैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन में ग्रोथ मीडिया के एग्जाम्पल्स मांगे जाए
तो कम से कम 3 सही एग्जाम्पल्स लिखो। ग्रोथ मीडियम सपोर्ट दे सकता है, लेकिन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की भूमिका फिर भी इम्पॉर्टेंट रहती है। माइक्रोब्स भी प्लांट्स की मदद कर सकते हैं। वे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर कॉम्पाउंड्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिससे रूट्स उन्हें आसानी से अब्सॉर्ब करें। वे डिजीजेस को सप्रेस करने और नेबरिंग प्लांट्स के साथ कम्युनिकेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन केयर जरूरी है कि वाटर में केवल हेल्पफुल माइक्रोब्स ही ऐड किए जाएं। एक एक्टिव रिकॉल चेक। सॉइल के 4 फंक्शंस या रिप्लेसमेंट्स बताओ। जर्मिनेशन, फिजिकल सपोर्ट, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स। अब हर एक के सामने हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन सोचो। जर्मिनेशन के लिए वाटर, सपोर्ट के लिए फ्लोटिंग शीट्स या नेट पॉट्स, लाइट के लिए सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट, और न्यूट्रिएंट्स के लिए न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन। बहुत अच्छा। चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि इसरो ने PSLV C60POEM 4 मिशन में काउपिया सीड सक्सेसफुली स्प्राउट किए। इसे स्पेस गार्डन्स की दिशा में इंपॉर्टेंट स्टेप बताया गया है। एग्जाम में ये फैक्ट आए तो इसे स्पेस स्टेशंस और परमानेंट ह्यूमन कॉलोनीज की पॉसिबिलिटी से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसे हाइड्रोपोनिक्स की डेफिनेशन मत बना देना। अब माइक्रोग्रीन्स पर आते हैं। माइक्रोग्रीन्स वेजिटेबल्स और हर्ब्स के यंग सीडलिंग्स होते हैं। इन्हें इनिशियल 2 to 4 लीव्स निकलने के बाद हार्वेस्ट किया जाता है और इनका साइज लगभग 1 to 3 इंचेस हो सकता है। ये कॉम्पैक्ट स्पेस में हेल्दी फूड प्रोड्यूस करने का इजी और क्विक तरीका है। माइक्रोग्रीन्स को लोग रॉ कंज्यूम कर सकते हैं या सैलड्स, सूप्स और सैंडविचेस को गार्निश करने में यूज करते हैं। चैप्टर के अनुसार इनमें विटामिन C, E, K और A तथा कैरोटीनॉइड्स का रिच सोर्स होता है। एग्जाम्पल्स में कैबेज, बीटरूट, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, स्पिनच, कोरिएंडर और वीट दिए गए हैं। क्वेश्चन में डेफिनेशन, यूजेस और एग्जाम्पल्स अलग अलग लिखना। माइक्रोग्रीन्स और स्प्राउट्स को कंफ्यूज मत करना। स्प्राउट्स जनरली बिना लाइट के ग्रो होते हैं और 2 to 5 डेज में रूट सहित रॉ कंज्यूम किए जाते हैं। माइक्रोग्रीन्स लाइट में ग्रो होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जा सकते हैं और जनरली 10 to 15 डेज में बिना रूट्स रॉ या गार्निश के रूप में कंज्यूम किए जाते हैं। माइक्रोग्रीन सेटअप के स्टेप्स रीजन के साथ समझो। पहले प्लास्टिक ट्रे या फ्लैट अर्थन पॉट लो, आइडियली 10 सेंटीमीटर्स बाय 30 सेंटीमीटर्स, और बॉटम में होल्स बनाओ ताकि एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो। फिर लगभग 2 इंचेस सॉइल या कोकोपीट भरो और यूनिफॉर्मली मॉइस्चन करो। होल्स का पर्पस वाटर लॉगिंग से बचाना है। अब सीड्स को कंटेनर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड करो और ऊपर थिन लेयर ऑफ सॉइल या कोकोपीट से कवर करो। सीड्स यूजुअली 2 to 3 डेज में जर्मिनेट होना शुरू करते हैं। ट्रेस को मॉइस्ट और ह्यूमिड प्लेस में रखो। डेली ग्रोथ ऑब्जर्व करना प्रैक्टिकल लर्निंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सिर्फ फाइनल प्लांट देखना नहीं। ट्रे को विंडो के पास सनलाइट में या रैक्स में आर्टिफिशियल लाइट जैसे वाइट ट्यूबलाइट या LED बल्ब के नीचे रखा जा सकता है। हार्वेस्ट तब करो जब फर्स्ट ट्रू लीव्स दिखाई दे और प्लांट लगभग 5 to 7 सेंटीमीटर्स हाइट का हो। मोस्ट माइक्रोग्रीन्स के लिए यह प्लांटिंग के लगभग 10 डेज बाद हो सकता है। सीड लीव्स और ट्रू लीव्स का डिफरेंस याद रखो। सीड जर्मिनेट होने पर आने वाली पहली लीव्स सीड लीव्स कहलाती हैं। इनमें सीड का स्टोर्ड फूड होता है, जिसे डेवलपिंग प्लांट नरिशमेंट के लिए यूज करता है। सीड लीव्स के बाद आने वाली लीव्स ट्रू लीव्स कहलाती हैं। यह छोटा वोकैबुलरी पॉइंट कॉमनली टेस्टेड हो सकता है। एक्टिविटी रिकॉर्ड में स्टार्ट डेट, ट्रे साइज, सीड टाइप, सॉइल की क्वांटिटी, नंबर ऑफ ट्रेज, स्प्राउटिंग के डेज, इनिशियल लीव्स आने के डेज, हार्वेस्ट डेट और हार्वेस्टेड क्वांटिटी पर ट्रे लिखी जाती है। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और लर्निंग्स भी रिकॉर्ड करो। वोकेशनल प्रोजेक्ट में प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन भी लर्निंग का हिस्सा है, इसलिए टेबल खाली मत छोड़ना। एक क्वेश्चन, क्या हाइड्रोपोनिक माइक्रोग्रीन्स मेथड सभी क्रॉप्स पर अप्लाई की जा सकती है? सोर्स रिफ्लेक्शन में स्टूडेंट्स से यह सोचने को कहा गया है कि लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। रिस्पॉन्सिबल आंसर ये होगा कि मेथड की सूटेबिलिटी क्रॉप, स्पेस, ग्रोथ नीड्स और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस पर डिपेंड कर सकती है। बिना एविडेंस के यह मत लिखना कि हर क्रॉप इसमें आसानी से ग्रो होगा। अब फुल प्लांट ग्रोथ के लिए विक मेथड। माइक्रोग्रीन सिस्टम्स जनरली 1 to 2 वीक्स के लिए होते हैं, जबकि हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स फुल ग्रोथ के लिए डिजाइन किए जाते हैं।
विक मेथड में यूज्ड 2 लीटर पीईटी बॉटल को रिसाइकल करके प्लांटर बनाया जा सकता है। यह वेस्ट मटेरियल को यूजफुल हाइड्रोपोनिक यूनिट में बदलने का अच्छा एग्जाम्पल है। विक सिस्टम बनाने के लिए बॉटल का टॉप लगभग 10 to 15 सेंटीमीटर्स नीचे कट किया जाता है। कटर या नाइफ यूज करते समय टीचर सुपरविजन जरूरी है। टॉप पार्ट को अपसाइड डाउन करके बड़े बॉटम पार्ट पर रेस्ट कराते हैं। टॉप प्लांटर बनता है और बॉटम वाटर रिजर्वॉयर। बॉटल कैप में होल बनाया जाता है। कैप के होल से वेस्ट कॉटन क्लॉथ या थ्रेड की विक अटैच की जाती है। बॉटम रिजर्वायर में वाटर भरते हैं। कैप लगाकर अपर पार्ट में ग्रोथ मीडियम भरते हैं। जब ग्रोथ मीडियम सोख हो जाए तब सीड्स या सीडलिंग्स प्लांट किए जाते हैं। यहाँ विक वाटर को रिजर्वायर से अपर पॉट तक पहुंचाने में मदद करती है। ये मूवमेंट कैपिलरी एक्शन से समझ आता है। कैपिलरी एक्शन वह प्रोसेस है जिसमें लिक्विड नैरो स्पेस जैसे विक के फाइबर्स के थ्रू एक्सटर्नल फोर्स जैसे ग्रेविटी की मदद के बिना मूव करता है। एग्जाम में डेफिनेशन लिखते समय लिक्विड, नैरो स्पेस और विक फाइबर्स इन कीवर्ड्स को इंक्लूड करना। विक मेथड की मेंटेनेंस कंपैरेटिवली सिंपल है क्योंकि इसमें वाटर पंप या एरेटर जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी रिजर्वायर में वाटर ऐड करना, विक ठीक काम कर रही है या नहीं चेक करना और डेड या ओल्डर प्लांट्स रिमूव करना ज़रूरी है। सिंपल सिस्टम का मतलब जीरो मेंटेनेंस नहीं होता। अब एक लर्नर प्रॉम्प्ट। अगर अपर पॉट का ग्रोथ मीडियम वेट नहीं हो रहा तो तुम किन चीजों को चेक करोगे? विक कैप के होल से प्रॉपर्ली कनेक्टेड है या नहीं, विक वाटर तक पहुंच रही है या नहीं, और रिजर्वायर में वाटर है या नहीं। एक्टिविटी में ऑब्जर्व्ड डिफिकल्टीज और उन्हें ओवरकम करने के तरीके लिखना भी इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को दिखाता है। अब डीप वाटर कल्चर या DWC ये इजीएस्ट और कॉमनली यूज हाइड्रोपोनिक मेथड्स में से एक है। इसमें प्लांट रूट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वाले वाटर में सस्पेंडेड रहती हैं। EPS, थर्मोकोल या स्टाइरोफोम शीट प्लांट्स के लिए फ्लोट का काम करती है। नेट पॉट्स या प्लांट कप में सीड्स या सीडलिंग्स लगाए जाते हैं। DWC सेटअप में 10 to 15 लीटर बकेट या वाटर टब रिजर्वायर हो सकता है। लिड प्लास्टिक शीट, वुडन शीट या स्टाइरोफोम शीट से बन सकती है। लिड में प्लांट कप्स के लिए होल्स बनाए जाते हैं। टी या कॉफी कप्स को भी होल्स या वर्टिकल स्लिट्स बनाकर नेट पॉट्स की तरह यूज किया जा सकता है। प्लांट कप में कोकोपीट, कोको कॉयर या सैंड जैसा ग्रोथ मीडियम और 2 to 3 सीड्स या स्पिनच सीडलिंग्स रखे जा सकते हैं। नेट कप होल में फर्मली फिट होना चाहिए और कप्स के बीच 5 to 10 सेंटीमीटर्स का स्पेस रखा जा सकता है। रिजर्वॉयर में वाटर इतना ऐड करो कि वह नेट पॉट के बेस को जस्ट टच करे। DWC में एरेटर क्यों लगाया जाता है? हेल्दी रूट ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एरेशन से एयर का ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होता है और ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्लांट ग्रोथ तथा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है। इसलिए DWC और NFT कंपेयर करते समय एरेटर वाला पॉइंट जरूर याद रखना। DWC मेंटेनेंस में एरेटर वर्किंग चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी रूट्स वाइट होनी चाहिए। अगर रूट्स ब्राउन है तो वे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी के कारण स्टार्विंग हो सकती हैं। वाटर में ग्रीन एल्गे भी नहीं होना चाहिए। स्टाइरोफोम शीट वाटर सरफेस पर सनलाइट की एंट्री रोकती है जिससे एल्गे ग्रोथ प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है। अब तक हमने विक और DWC दोनों देख लिए। विक में वाटर विक के थ्रू ऊपर जाता है और इलेक्ट्रिकल पंप नहीं चाहिए। DWC में रूट्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहती हैं और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए एरेटर इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुककर दोनों सिस्टम्स का डिफरेंस अपने शब्दों में बोलो, फिर हम NFT पर चलेंगे। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक यानी NFT में रूट स्टैंडिंग वाटर में सस्पेंडेड नहीं रहती। इंस्टेड रूट्स के पास न्यूट्रिएंट्स वाली वाटर की शैलो स्ट्रीम फ्लो करती है। वाटर थिन फिल्म के रूप में कंटिन्यूसली मूव करता है। यही वजह है कि NFT में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए अलग एयर पंप की जरूरत नहीं होती क्योंकि फ्लोइंग स्ट्रीम ऑक्सीजन कांटेक्ट में रहती है। NFT का एक एडवांटेज यह है कि वाटर रूट जोन के पास जाता है, इसलिए स्टैंडिंग वाटर का हेवी रिजर्वॉयर नहीं चाहिए। इससे लेसर अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हुए प्लांट्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है और वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज किया जा सकता है। DWC में वाटर टब्स को वर्टिकली स्टैक करना हेवी लोड के कारण कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
एनएफटी सिस्टम पीवीसी पाइप से बनाया जा सकता है। चैप्टर में 3M यानी 76 मिलीमीटर डायमीटर और 1 मीटर लेंथ की पाइप का एग्जाम्पल है, जिसमें 6 to 7 प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। 4 to 5 पीसेस की स्टैक भी बनाई जा सकती हैं। होल्स इक्वल इंटरवल्स पर हों और उनका साइज नेट पॉट को अकोमोडेट करे। पाइप के दोनों एंड्स पर एंड कैप्स लगते हैं। वाटर इनलेट और आउटलेट के लिए होल्स बनाकर पाइप्स कनेक्ट किए जाते हैं और लीकेज रोकने के लिए सिलिकॉन ग्लू से सील किया जाता है। पाइप को वुडन या बैम्बू स्टिक्स अथवा मेटल रैक पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रक्चर में रखा जा सकता है। शेप, स्पेस और कन्वीनियंस के अनुसार चुन सकते हो। वाटर बकेट या टब रिजर्वॉयर का काम करता है। वाटर पंप इनलेट से जुड़ता है और आउटलेट्स एनएफटी नेट से कनेक्ट होते हैं। वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ऑन ऑफ टाइमर लगाया जा सकता है। ये डिवाइस प्री डिटर्मिन टाइम्स पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करता है। ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम में डिवाइस के फंक्शन के रूप में लिखी जा सकती है। एनएफटी मेंटेनेंस में पाइप्स का वाटर लेवल अराउंड हाफ ऑफ पाइप डायमीटर रखना चाहिए। बहुत लो लेवल पर प्लांट रूट्स वाटर तक नहीं पहुंचेंगी और बहुत हाई लेवल पर ओवरफ्लो हो सकता है। पाइप्स की स्लोप एडजस्ट करके ओवरफ्लो रोकना होता है। लीव्स का कलर चेंज डिजीज, पेस्ट इन्फेस्टेशन या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का सिम्टम हो सकता है। डीडब्ल्यूसी और एनएफटी का डायरेक्ट कंपैरिजन करो। डीडब्ल्यूसी में रूट्स स्टैंडिंग न्यूट्रिएंट वाटर में सस्पेंडेड रहती हैं, जबकि एनएफटी में रूट्स शैलो फ्लोइंग फिल्म के पास रहती हैं। डीडब्ल्यूसी में एरेटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि एनएफटी में कंटिन्यूस फ्लो के कारण सेपरेट एयर पंप रिक्वायर्ड नहीं है। एनएफटी वर्टिकल स्पेस और लेसर वाटर यूज में यूजफुल हो सकता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि डीडब्ल्यूसी में एरेटर यूज किया लेकिन एनएफटी में नहीं, तो आंसर 2 पार्ट्स में लिखो। डीडब्ल्यूसी में रूट स्टैंडिंग वाटर में है, इसलिए एरेशन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। एनएफटी में वाटर कंटिन्यूसली शैलो स्ट्रीम की तरह फ्लो करती है, इसलिए अलग एयर पंप की आवश्यकता नहीं रहती। बस इतना ही नहीं, दोनों सिस्टम्स की रूट वाटर अरेंजमेंट भी मेंशन करो। एक मिनी रिकैप। विक मेथड रिसाइकल्ड पीईटी बॉटल और कैपिलरी एक्शन पर बेस्ड है। डीडब्ल्यूसी न्यूट्रिएंट वाटर में सस्पेंडेड रूट्स और एरेटर पर बेस्ड है। एनएफटी रूट्स के पास फ्लोइंग न्यूट्रिएंट फिल्म पर बेस्ड है। एडजी में इस तरह के 3 वे कंपैरिजन को रिवीजन चैलेंज की तरह अटेम्प्ट करना यूजफुल है, क्योंकि एक्टिव रिकॉल से तुम्हें पता चलता है कि डिफरेंस सच में समझ आया या केवल सुनते समय फेमिलियर लगा। अब कॉम्पोस्टिंग यानी लिक्विड कंपोस्ट। कंपोस्ट डिकेइंग प्लांट्स, फूड वेस्ट या मैन्योर से बनता है। गुड क्वालिटी कंपोस्ट डार्क ब्राउन टू ब्लैक, प्लेजेंट अर्थी स्मेल वाला और क्रम्बली टेक्सचर का होता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए इसी कंपोस्ट से लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट का सस्टेनेबल प्रैक्टिस वाला हिस्सा है। कंपोस्ट ही बनाने के लिए 100 से 150 ग्राम्स रेडी टू यूज कंपोस्ट लो और उसे मसलिन क्लॉथ में रखकर 15 लीटर बकेट में डालो। लगभग 10 लीटर्स वाटर ऐड करो। फिर 50 ग्राम्स जैगरी या शुगर डालकर वुडन स्टिक से स्टर करो। जैगरी या शुगर कंपोस्ट के माइक्रोब्स के लिए फूड का काम करती है। अब एरेटर लगाकर मिक्सचर को 2 to 3 डेज ब्रू करो। एरेटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। 2 to 3 डेज बाद ब्राउन लिक्विड रेडी हो सकता है। हाइड्रोपोनिक वाटर में 1 लीटर लिक्विड कंपोस्ट को 10 लीटर्स वाटर में ऐड किया जा सकता है। स्टेप्स और क्वांटिटीज को सीक्वेंस में लिखना, स्कैटर्ड लिस्ट नहीं। कंपोस्ट टी की ऑब्जर्वेशन भी मीनिंगफुल है। नॉर्मली इसका कलर डार्क ब्राउन और स्मेल अर्थी होना चाहिए। अगर कलर बहुत डार्क हो तो 1:3 प्रोपोर्शन में वाटर ऐड करके डाइल्यूट किया जा सकता है। बैड स्मेल, पुअर एरेशन, टू मच कंपोस्ट, पुअर माइक्रोबियल बैलेंस, लोअर वाटर यूज या वाटर इवेपोरेशन के कारण हो सकती है। एरेशन के दौरान सरफेस पर फोम बन सकता है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ के कारण हो सकता है। लेकिन ऑब्जर्वेशंस में मैगट्स, मस्कीटो लार्वे या फंगल ग्रोथ भी नोट किए जा सकते हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में केवल आइडियल रिजल्ट मत लिखो, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, प्रोबेबल रीजन और डिफिकल्टी भी लिखो। यही वोकेशनल लर्निंग को रियल बनाता है। वाटर क्वालिटी में पीएच के अलावा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी डीओ, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स या टीडीएस, वाटर हार्डनेस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे पैरामीटर्स भी क्रिटिकल हो सकते हैं। डीओ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा है।
TDS वाटर में मिनरल्स, सॉल्ट्स, मेटल्स और अदर इम्प्योरिटीज की कॉन्सेंट्रेशन बताता है। वाटर हार्डनेस डिजॉल्व्ड कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिलेटेड है। अब पीएच वाटर की एसिडिटी या बेसिसिटी बताता है। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी यानी वाटर से प्लांट बॉडी तक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट बेस्ट तब होता है जब वाटर पीएच 6.0 से 7.0 के रेंज में हो। पीएच 7 न्यूट्रल है, 7 से अधिक एल्कलाइन और 7 से कम एसिडिक माना जाता है। चैप्टर प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट के लिए पीएच को अप्रॉक्सीमेटली 6.5 से 7.0 के बीच रखने की बात करता है। अगर पीएच 7 से अधिक हो तो वीक एसिड जैसे विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड होता है या सिट्रिक एसिड जैसे लाइम जूस ऐड करके पीएच रिड्यूस किया जा सकता है। ऐड करने के बाद पीएच फिर से चेक करना जरूरी है। अगर पीएच बहुत एसिडिक हो जाए तो बेस ऐड करके वैल्यू को 6.5 से 7.0 के बीच एडजस्ट करना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स लोअर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो सकते हैं, लेकिन हैंडल करना चैलेंजिंग होता है। वीक एसिड्स इजियर और सेफर टू हैंडल होते हैं। फिर भी प्रैक्टिकल वर्क टीचर या एक्सपर्ट सुपरविजन में ही होना चाहिए। पीएच एक्टिविटी में पहले 1 लीटर टैप वाटर का पीएच पेपर स्ट्रिप से चेक किया जाता है। फिर वीक एसिड ऐड करके वाटर को एसिडिक वैल्यू तक एडजस्ट किया जा सकता है और इस वाटर को DWC या NFT सिस्टम में डालकर पीएच चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद 2 to 3 डेज में रूट्स और लीव्स पर इफेक्ट नोट किया जा सकता है। यहाँ कॉमन मिस्टेक सुनो। पीएच को सिंपली अच्छा या खराब नंबर मत समझो। कॉन्टेक्स्ट ये है कि न्यूट्रिएंट मोबिलिटी के लिए सूटेबल रेंज चाहिए और एसिड ऐड करना गेस वर्क नहीं है। पीएच पेपर से चेक, स्मॉल कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट, फिर ऑब्जर्वेशन। प्रैक्टिकल आंसर में सेफ्टी और मेजरमेंट दोनों का मेंशन अच्छा रहेगा। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग चैप्टर में स्टूडेंट्स को माइक्रोग्रीन्स, वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करने हैं। प्लांट्स को ग्रो होने टाइम लगता है, इसलिए एक्टिविटीज पहले से प्लान करनी चाहिए ताकि हार्वेस्ट सही समय पर हो। शेड्यूल में माइक्रोग्रीन सिस्टम, विक सिस्टम, कॉम्पोस्ट टी, DWC, NFT, पीएच एक्सपेरिमेंट और हार्वेस्टिंग जैसे टास्क्स अलग वीक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। फील्ड विजिट भी लर्निंग का हिस्सा है। स्टूडेंट्स हाइड्रोपोनिक फार्म, होम गार्डनर, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिसर्च सेंटर विजिट कर सकते हैं। एक्सपर्ट से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में डिफरेंसेस जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखना है, इमेजिनरी आंसर बनाना नहीं। सेफ्टी प्रिकॉशंस को छोटा पॉइंट समझकर स्किप मत करना। टूल्स हैंडल करते समय ग्लव्स पहनने चाहिए और शार्प टूल्स तथा ड्रिल मशीन के यूज में स्पेशल केयर चाहिए। एरेटर और सबमर्सिबल पंप जैसे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स टीचर या एक्सपर्ट सुपरविजन में यूज करने चाहिए। इंटरनेट यूज करते समय टीचर से हेल्प लो और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत करो। एक क्विक सेफ्टी चेक। अगर तुम्हारे पास रिसाइकल्ड पीटी बॉटल और कटर है, तो क्या तुम अकेले सिस्टम बनाना शुरू कर दोगे? नहीं। कटर और पावर ड्रिवन मशीन्स टीचर सुपरविजन में यूज होंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को वाटर के पास केयरलेस तरीके से हैंडल नहीं करना है। सेफ्टी आंसर में ग्लव्स, सुपरविजन और शार्प टूल्स, ये कीवर्ड्स याद रखो। प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स में प्लांट ग्रोथ को स्टेम्स और लीव्स की वेजिटेटिव ग्रोथ, रूट ग्रोथ और चेंजिंग वाटर पीएच के इफेक्ट के रूप में ऑब्जर्व किया जा सकता है। टेबल्स में डेट्स, प्लांट नंबर्स, हाइट, रूट लेंथ, हार्वेस्टिंग डेट और यील्ड जैसी डिटेल्स लिखी जाती हैं। डेटा रिकॉर्ड करने से तुम केवल प्लांट उगा नहीं रहे, तुम एविडेंस के आधार पर कंक्लूजन बनाना सीख रहे हो। चैप्टर के एंड में लर्निंग एक्सपैंड करने के लिए फोटो स्टोरी या टाइम लैप्स वीडियो बनाने, विक बॉटल्स पेंट करके डिस्प्ले करने, अलग ग्रोथ मीडिया ट्राई करने, नर्सरी के अंदर और बाहर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट कंपेयर करने और कौशल मेला में मॉडल्स या पोस्टर्स डिस्प्ले करने जैसे आइडियाज दिए गए हैं। इन एक्टिविटीज का एम ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना है। अब एग्जाम ओरिएंटेड आंसर फ्रेम बनाते हैं। क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? लिखो, हाइड्रोपोनिक्स सॉइल के बजाय न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन में प्लांट्स ग्रो करने की मेथड है। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली वाटर से लेते हैं, इसलिए प्रिसाइज न्यूट्रिएंट डिलीवरी पॉसिबल होती है और इसे प्रिसिशन फार्मिंग टेक्निक कहा जाता है। 3 सेंटेंसेस में डेफिनेशन,
मैकेनिज्म और इम्पोर्टेंस आ गए। क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स सस्टेनेबल क्यों मानी जा सकती है? आंसर में इंक्रीजिंग फूड डिमांड, सॉइल डिग्रेडेशन से बचने की संभावना, वर्टिकल फार्मिंग से स्पेस यूटिलाइजेशन, वाटर और फर्टिलाइजर्स का रिसर्कुलेशन, कंट्रोल्ड कंडीशंस और अर्बन फार्मिंग जैसे पॉइंट्स जोड़ो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज रखो। हाइड्रोपोनिक्स कुछ चैलेंजेस को एड्रेस करने में हेल्प कर सकती है। इसे हर क्रॉप या हर सिचुएशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मत लिखना। क्वेश्चन, सॉइल के बिना प्लांट्स की नीड्स कैसे फुलफिल होंगी? जर्मिनेशन वाटर से, फिजिकल सपोर्ट फ्लोटिंग शीट्स या नेट पॉट्स से, सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट से फोटोसिंथेसिस के लिए, न्यूट्रिएंट रिच वाटर से, और सॉइल की जगह ग्रोथ मीडिया से। आंसर को कंपैरिजन फॉर्मेट में लिखना हेल्पफुल है क्योंकि इससे हर कंडीशन और उसका रिप्लेसमेंट क्लियरली दिखाई देता है। क्वेश्चन, विक मेथड में कैपिलरी एक्शन क्या है? पहले सिस्टम बताओ कि विक रिजर्वायर से ग्रोथ मीडियम तक वाटर पहुंचाती है। फिर डेफिनेशन लिखो कि नैरो स्पेस जैसे विक फाइबर्स के थ्रू लिक्विड एक्सटर्नल फोर्स जैसे ग्रेविटी के बिना मूव करता है। लास्ट में मेंटेनेंस जोड़ सकते हो, रेजरवायर रिफिल, विक फंक्शन चेक और डेड प्लांट्स रिमूव करना। क्वेश्चन, डीडब्ल्यूसी में रूट्स ब्राउन क्यों हो सकती हैं और एल्गी कैसे रोकी जाती है? ब्राउन रूट्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी के कारण स्टार्विंग हो सकती हैं, इसलिए एरेटर वर्किंग चेक करना चाहिए। वाटर सरफेस को स्टाइरोफोम शीट से कवर करने पर सनलाइट कम पहुंचती है और एल्गी ग्रोथ प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है। आंसर में सिम्टम, कॉज और एक्शन तीनों लिखो। क्वेश्चन, एनएफटी में ओवरफ्लो कैसे रोकेंगे? वाटर लेवल पाइप डायमीटर के लगभग हाफ के आसपास रखना है। लेवल बहुत लो होगा तो रूट्स वाटर तक नहीं पहुंचेंगी और बहुत हाई होगा तो ओवरफ्लो हो सकता है। पाइप्स की स्लोप एडजस्ट करनी है। इस आंसर में बैलेंस का आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, केवल पंप का नाम लिखना पर्याप्त नहीं। एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये नहीं कि प्लांट को केवल वाटर चाहिए। न्यूट्रिएंट्स, लाइट, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, सपोर्ट और सूटेबल वाटर क्वालिटी भी जरूरी है। सोइल हटती है, प्लांट की बायोलॉजी नहीं। अगर आंसर में सोइल लेस लिखकर बाकी कंडीशंस भूल गए तो एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट मानी जा सकती है। फाइनल एक्टिव रिकॉल राउंड। हाइड्रोपोनिक्स शब्द किन ग्रीक वर्ड से बना? हाइड्रो और पोनोस। माइक्रोग्रीन्स कब हार्वेस्ट होते हैं? इनिशियल लीव्स के बाद और ट्रू लीव्स दिखने पर लगभग 5 to 7 सेंटीमीटर्स हाइट पर। डीडब्ल्यूसी में रूट्स कहाँ होती हैं? न्यूट्रिएंट वाटर में सस्पेंडेड। एनएफटी में वाटर कैसे फ्लो करता है? थिन शैलो फिल्म की तरह। अब पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर्ड रिकैप। फर्स्ट, फूड डिमांड और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सस्टेनेबल फार्मिंग की जरूरत बताते हैं। सेकंड, हाइड्रोपोनिक्स न्यूट्रिएंट रिच वाटर सोल्यूशन में प्लांट्स ग्रो करने की मेथड है। थर्ड, सॉइल के फंक्शंस को वाटर, नेट पॉट्स, लाइट और ग्रोथ मीडिया से रिप्लेस किया जा सकता है। फोर्थ, वर्टिकल फार्मिंग, रिसर्कुलेशन और अर्बन फार्मिंग इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। फिफ्थ, माइक्रोग्रेन्स यंग सीडलिंग्स हैं और स्प्राउट से अलग होते हैं। सिक्स्थ, विक मेथड कैपिलरी एक्शन पर बेस्ड है और लो मेंटेनेंस है। सेवंथ, डीडब्ल्यूसी में स्टैंडिंग न्यूट्रिएंट वाटर और एरेटर इंपॉर्टेंट हैं। एट, एनएफटी में शैलो फ्लोइंग न्यूट्रिएंट फिल्म, वर्टिकल अरेंजमेंट और वाटर फ्लो कंट्रोल इंपॉर्टेंट हैं। ये 8 पॉइंट्स तुम्हारी रिवीजन स्केलेटन है। नाइन्थ, कॉम्पोस्ट ही बनाने में कॉम्पोस्ट, वाटर, जैगरी या शुगर और एरेशन का रोल है। टेंथ, पीएच एसिडिटी या बेसिसिटी बताता है और न्यूट्रिएंट मोबिलिटी के लिए सूटेबल रेंज इंपॉर्टेंट है। 11th, ऑब्जर्वेशंस, यील्ड और प्लांट ग्रोथ रिकॉर्ड्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 12th, टूल्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट सेफली टीचर या एक्सपर्ट सुपरविजन में यूज करने हैं। अब तुम्हारा फाइनल चैलेंज, नोटबुक में 3 कॉलम चार्ट बनाओ, विक, डीडब्ल्यूसी और एनएफटी। हर कॉलम में वाटर मूवमेंट, रूट पोजीशन, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस और मेन एडवांटेज लिखो। फिर बिना बुक देखे हाइड्रोपोनिक्स की डेफिनेशन और पीएच मैनेजमेंट का शॉर्ट आंसर लिखो। अगर कोई पॉइंट अटक जाए तो उसे मार्क करके बाद में एडजी के साथ एग्जैक्ट डाउट या एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन की तरह रिविजिट कर सकते हो।
आज के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज याद रखो। हाइड्रोपोनिक्स सॉइल के बिना है, नीड्स के बिना नहीं। न्यूट्रिएंट्स वाटर से प्रिसाइसली दिए जाते हैं। वर्टिकल फार्मिंग स्पेस बचाती है। रीसर्कुलेशन रिसोर्सेज बचा सकती है। विक, DWC और NFT के वर्किंग प्रिंसिपल्स अलग हैं। और पीएच, ऑक्सीजन, लाइट तथा सेफ्टी को इग्नोर नहीं करना। यही कॉन्सेप्ट मास्टरी है, हर स्टेप का वाई समझना। कॉमन मिस्टेक एक बार फिर, DWC और NFT को सेम मत लिखना। DWC में रूट स्टैंडिंग वाटर में सस्पेंड होती है और एरेटर डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए जरूरी है। NFT में रूट्स के पास न्यूट्रिएंट वाटर की थिन फ्लोइंग फिल्म होती है और सेपरेट एयर पंप की जरूरत नहीं होती। कंपैरिजन में सिस्टम का रीजन लिखोगे तो आंसर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हम अब फाइनल सेक्शन में हैं। आज की छोटी नेक्स्ट स्टेप यही है, किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को सॉइल के बिना प्लांट ग्रोथ की 4 कंडीशन समझाओ और फिर उनसे पूछो कि विक, DWC और NFT में क्या डिफरेंस है। किसी कॉन्सेप्ट को टीच करना तुम्हारी ओन अंडरस्टैंडिंग चेक करने का पावरफुल तरीका है। और याद रखो, प्रोजेक्ट में डिफिकल्टी आना फेलियर नहीं है। विक वेट ना हो, रूट्स का कलर बदले, कंपोस्ट टी की स्मेल अलग हो या पीएच एडजस्ट करना पड़े, हर ऑब्जर्वेशन लर्निंग का हिस्सा है। बस मेजरमेंट, रिकॉर्ड और सेफ प्रैक्टिस मेंटेन करो। तुम चैप्टर को केवल पढ़ नहीं रहे, तुम सस्टेनेबल फार्मिंग प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल तरीके से समझ रहे हो। तो हाइड्रोपोनिक्स, ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल का हमारा एक्सटेंडेड रिवीजन यहीं कंप्लीट होता है। गौरव और स्वाति के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। आज का कॉन्क्रीट चैलेंज है, कंपैरिजन चार्ट बनाओ, 2 एग्जाम आंसर्स लिखो और एक कॉमन मिस्टेक अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। जब भी कोई डाउट अटके, एडजी को अपने पर्सनल AI ट्यूटर की तरह यूज करके क्वेश्चन से शुरुआत करो और कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करो। पढ़ते रहो, सोचते रहो और अगली रिवीजन में मिलते हैं।